नमस्ते नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका लाइव फॉर यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से शिक्षा विभाग की गतिविधियां चल रही है उससे ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन अब जल्दी ही आने वाला है। तो ऐसे में हमें भी अपने तैयारी को और धारदार बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ हुआ है उससे जो शेष कैंडिडेट रह जाएंगे वह भी सेकंड फेज़ में अप्लाई करेंगे। और जो मौजूदा स्टेट हुआ है 2023 का, उसमें 60,000 से ज़्यादा सोशल साइंस में सफल अभ्यर्थी हैं। तो ओवरऑल 1 लाख के आसपास कैंडिडेट होंगे। और आपको मालूम ही है कि जो सेकेंड फेज़ में 9-10 सोशल साइंस के लिए अप्रॉक्स 2000 के आसपास सीट ही है। तो ऐसे में कंपटीशन का लेवल हाई होगा। तो हमें भी उस तैयारी को मुकम्मल करना होगा जिससे कि हम उस हाई कंपटीशन में भी अपना एक सीट पक्का कर सकें। तो इसके लिए हमें एक उपयुक्त रणनीति के तहत अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना पड़ेगा। और समय हमारे पास कम है, इतने कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी किस तरह करनी होगी, इस बात की एक रणनीति तैयार करनी होगी। और उस रणनीति के तहत ही अपने तैयारी को आगे बढ़ाने में हमारी भलाई है, क्योंकि जब तक हम उस लेवल की तैयारी नहीं करेंगे तो जिस तरह का कंपटीशन होगा फेज़ 2 में, उसमें अपना सीट सिक्योर करना इतना आसान नहीं रह जाएगा। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक MCQ किया था इस चैप्टर से। ये चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद है और इस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन नंबर 21 है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कब सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा दिया गया था। सूती वस्त्र पर जो आयात कर लगता था ब्रिटिश सरकार ने उसको कब हटा दिया था? क्या 1882 में हटा दिया था, या 1880 में हटा दिया था, या 1881 में हटा दिया था, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि भारत में सूती वस्त्र पर से जो आयात कर हटाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो कब हटाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह 1882 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश सरकार का अपना कुछ महत्वाकांक्षा था जिसके वजह से ब्रिटिश सरकार ने भारत में सूती वस्त्रों पर से आयात कर को हटा दिया था। उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रहा था और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय बाजार में ब्रिटेन में बने वस्त्रों का ही बोलबाला हो, ब्रिटेन में बने वस्त्र ही भारतीय बाजार में बिके और भारतीय बाजार ब्रिटेन वस्त्रों से ही भरा पड़ा हो। और यहाँ के जो स्थानीय हस्तशिल्पकार हैं उनका व्यापार ठप हो जाए। और कई हद तक कुछ मायनों में अंग्रेजी सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सफल भी हुए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंग्रेजी सरकार यही चाहती थी कि उसका व्यापार ही फले फूले और भारतीय व्यापारियों का व्यापार ठप हो जाए। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में सूती वस्त्रों पर से आयात कर को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था और वह ईस्वी था 1882। साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वायसराय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? तो क्या वह कर्जन था जिसके समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? क्या वह हार्डिंग था, या वह हार्डिंग द्वितीय था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना है कि किस वायसराय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन से संबंधित बातों को आप लोग जानते हैं, इससे पहले भी इसकी चर्चा की गई है कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन को किया गया था। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजी सरकार का तर्क था कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है जिसके प्रशासनिक व्यवस्था में दिक्कतें आती है, कठिनाइयाँ आती है। तो अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक व्यवस्था का हवाला देकर बंगाल को विभाजित कर दिया गया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही था। अंग्रेज बंगाल को सांप्रदायिक तौर पर बांटना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम राज्य में बंगाल को बांटना चाहते थे, जिसका परिणाम बंगाल विभाजन के रूप में भारतीय इतिहास ने देखा, उसको झेला। तो अब ये जो 1905 की घटना है इसको 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा
या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इस समय दिल्ली में दरबार लगा था, उसी दरबार में इस बात की घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो साथियों उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो हार्डिंग सेकेंड था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियट एक पत्रिका थी, इसके संपादक का नाम बताना है। नील आंदोलन के दौरान हिंदू पैट्रियट ने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था, इसके संपादक का नाम बताना है। क्या हिंदू पैट्रियट के संपादक हेमचंद्राकर थे, या हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, या दीनबंधु मित्र थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। हिंदू पैट्रियट ने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था और इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, पबना विद्रोह का संबंध है। पबना विद्रोह का संबंध है, क्या पबना विद्रोह का संबंध बंगाल से है, बिहार से है, उड़ीसा से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? पबना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में, पबना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद इसका प्रचलन हुआ था। पबना विद्रोह बंगाल में 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद इसका प्रचलन हुआ था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है? क्या अंबेडकर जी ने गुलामगिरी को लिखा था, या ज्योतिबा फुले, या महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो गुलामगिरी पुस्तक है इसके लेखक ज्योतिबा फुले थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अलहिलाल और अल बलग जर्नल के संपादक थे। अलहिलाल और अल बलग जर्नल के संपादक थे, क्या सैयद अहमद खान थे, या शिबली नुमानी थे, या अबुल कलाम आज़ाद थे, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है अलहिलाल और अल बलग जनरल के संपादक कौन थे। तो ये दोनों जो जनरल थे ये अबुल कलाम आज़ाद के थे। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इन दोनों जनरल को पत्रिका को संपादित किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अलहिलाल और अल बलग ये दोनों जनरल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित किए जाते थे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताना। भारतीय सिविल सेवा में कौन ऐसे भारतीय थे जो सबसे पहली बार चुने गए थे? क्या वह सुरेंद्रनाथ टैगोर थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सरोजनी नायडू थे, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे वह सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों सत्येंद्रनाथ टैगोर ही थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा के एग्ज़ाम को क्लियर किया था और भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस भारतीय नेता को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? किस भारतीय नेता को ब्रिटिश द्वारा ICS से बर्खास्त कर दिया गया था? क्या वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, या रामचंद्र दत्त थे, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जानकारी के लिए बता दें कि उस समय जो ICS का एग्ज़ाम होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता था, यह ब्रिटेन में ही करवाया जाता था। वहीं भारतीय विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को जाकर परीक्षा देना होता था और जो अन्य फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको भी पूरा करना होता था। तो सबसे पहले भारतीयों के पास
इतना धन नहीं होता था कि वह ब्रिटेन जाकर के ICS के एग्ज़ाम को दे। उसके बाद अगर वह किसी तरह से वहाँ चले जाते थे और एग्ज़ाम पास कर लेते थे तो ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों को नियुक्ति देने में कई तरह की बाधाएं दी जाती थी और वो चाहते थे कि किसी तरह से भारतीयों को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाए। इसी क्रम में जो भारत के प्रथम ICS हुए जिनको ब्रिटिश द्वारा बर्खास्त कर दिया गया वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह व्यक्ति थे जिनको ICS के एग्ज़ाम में सफल होने के बाद बर्खास्त कर दिया गया और सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिनको ICS के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हुई थी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में जो पहला सुधार आंदोलन किया गया था वह कौन सा था? हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन, क्या वह ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था, रामकृष्ण मिशन था या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में प्राचीन समय में और आधुनिक काल से ठीक पहले तक भी कई कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा का प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन था। इसके बाद और भी बहुत सारी धार्मिक कुरीतियाँ थी जिनको दूर करने के लिए भारतीय समाज सुधारक सामने आए और उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भारतीय समाज में सुधार लाने का काम किया, जिसमें सबसे पहले आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में सुधार लाने का काम ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1818 ईस्वी में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनको दूर करना। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के द्वारा लाया गया था और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? क्या वह राधाकांत देव थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन थे या इनमें से कोई नहीं? तो ये धर्म सभा की स्थापना 1829-30 में राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। राधाकांत देव ने धर्म समाज की स्थापना की थी, जो रूढ़िवादिता पर ध्यान देते थे, अर्थात जो पुराने जो रीति रिवाज थे भारतीय समाज में उसी के ये समर्थक थे और इन्होंने धर्म समाज की स्थापना 1829-30 में की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर राधाकांत देव हो जाएंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है, सन 1829 ईस्वी में किसके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था? 1829 ईस्वी में किसके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था? क्या वह कर्जन के द्वारा किया गया था या वेलेज़ली के द्वारा किया गया था या विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, 1829 ईस्वी में बताना है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। विलियम बेंटिक वह व्यक्ति थे, वह भारत के गवर्नर जनरल थे जिसके द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया गया और इस काम में विलियम बेंटिक का सहयोगी कौन बने? तो भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही विलियम बेंटिक को सहयोग किया, जिसके कारण 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो पाया। विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल 1828 से लेकर के
1835 तक बने रहे। विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे और इस बीच इन्होंने कई अच्छे काम किए जो भारतीयों के पक्ष में था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था या स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? क्या नरेंद्रनाथ दत्त था या बटुकेश्वर दत्त था या कृष्ण दत्त था या फिर इनमें से कोई नहीं? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम बताना है। स्वामी विवेकानंद जब 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन जा रहे थे तो उस समय इनके गुरु ने इनका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से इनको शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने की सलाह दिए थे, लेकिन इनका जो मूल नाम था वह था नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ये जब 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन जा रहे थे तो इनके गुरु ने इनको सलाह दिया था कि स्वामी विवेकानंद के नाम से शिकागो धर्म सम्मेलन में ये जाएं ताकि इनको सफलता मिल पाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्रनाथ दत्त। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले। साथियों क्वेश्चन नंबर 33 है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? क्या आर्य समाज ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध है या धार्मिक अनुष्ठानों के विरुद्ध है या मूर्ति पूजा के विरुद्ध है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। क्या ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध, धार्मिक अनुष्ठान के विरुद्ध, मूर्ति पूजा के विरुद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में, दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और आर्य समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। आर्य समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। तो आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 34 है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता का नाम बताना है। साथियों एक बार आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन का लेवल के बारे में आप ज़रूर बताएंगे कि क्या ये आपको सही लेवल का प्रश्न लग रहा है या नहीं लग रहा। तो आइए इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढते हैं कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। क्या वह राजा राम मोहन राय थे? क्या देवेंद्रनाथ टैगोर थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे या इनमें से कोई नहीं? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो को माना जाता है। हेनरी विवियन डेरोजियो को माना जाता है। इन्होंने बंगाल में युवा आंदोलन का नेतृत्व किया था और इन्होंने धर्म सुधार में भी काफ़ी जो भारतीय समाज सुधारक थे उनका सहयोग किया था। इनके सहयोग से कई तरह के धर्म सुधारों में भी या सामाजिक सुधारों में भी काम किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1828 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी या दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी या विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था या इनमें से कोई नहीं? तो हमने पहले क्वेश्चन में किया हुआ है कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था कि भारतीय हिंदू धर्म में जो भी कुप्रथाएं थी उन कुप्रथाओं को दूर करना, और इसके लिए राजा राम मोहन राय सतत प्रयासरत रहते थे और इन्होंने विलियम बेंटिक की मदद से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करवाने में कामयाबी भी प्राप्त किए थे। साथियों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक लग रहा है कि बीपीएससी के लाइक क्वेश्चन है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी
इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 36 है कि दयानंद सरस्वती द्वारा इनमें से कौन सी स्थापित की गई। दयानंद सरस्वती ने इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन से एक को स्थापित किया था। क्या ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, या आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, या प्रार्थना समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से किया गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 37 है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। क्या वह रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आप लोग जानते हैं कि 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था और इनको पहले ही दिन धर्म सभा में बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया गया था और इन्होंने अपने भाषण का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के शब्द के साथ शुरू किया था, जो सुनते ही पूरा सभा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद जी होंगे, क्योंकि उसी समय से स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में देखा जाने लगा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। क्या 1891 में हुई थी, या 1893 में हुई थी, या 1892 में हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 तोहफात उल मोहब्बद्दीन के रचनाकार कौन थे। तोहफात उल मोहब्बद्दीन के रचनाकार कौन थे। क्या स्वामी विवेकानंद जी थे, राजा राम मोहन राय थे, या काजी नजरुल इस्लाम थे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रचना है, ये जो पुस्तक है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। तोहफात उल मोहब्बद्दीन के रचनाकार कौन थे। तो तोहफात उल मोहब्बद्दीन के रचनाकार राजा राम मोहन राय जी थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा तोहफात उल मोहब्बद्दीन की रचना की गई थी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। साथियों आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से कानून पारित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन कौन से कानून 1856 ईस्वी में पारित हुए थे। क्या धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था 1856 में, या सती निषेध रेगुलेशन पारित हुआ था, या हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था, या राज्य हड़प की नीति पारित हुई थी। तो देखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। 1856 में पारित कानूनों को देखना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1856 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता कानून को पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह के कानून को भी पारित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1830 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून को मान्यता दिया गया था। 1830 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1830 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित किया गया था।
और धार्मिक अयोग्यता कानून को भी पारित किया गया था। तो हम इसका कूट देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कि 1 और 3, बी है 3 और 4, सी है 1 और 4, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ये कूट दिया है 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, एक बार आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है क्या बीपीएससी लेवल को मेंटेन कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम इसमें सुधार लाएंगे, बस आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि इस चैनल के कंटेंट के माध्यम से और स्टूडेंट को लाभ हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।